गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड कल्चर। ये टॉपिक आपके पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने जो ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म और कल्चर पर है, उन्होंने बोला है कि सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स जो हैं उनकी जो कैटेगराइजेशन होती है उसको नेशनल सिग्निफिकेंस के बेसिस पर करना चाहिए। अब ये व्यूज़ जो हैं गवर्नमेंट के ही व्यूज़ के अलाइनमेंट में है, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट जो है AMASR अमेंडमेंट बिल भी जो है पार्लियामेंट में लाना चाहती है। अगर हम देखें AMASR जो एक्ट है 1958 का, ये प्रेजर्वेशन, रेगुलेशन, प्रोटेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, आर्कोलॉजिकल साइट्स, रिमेन्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की बात करता है। सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स लगभग 3600 से ऊपर जो है वो लोकेटेड है इंडिया में, और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उनको गार्ड करता है। अब जो अमेंडमेंट एक्ट है 2010 का, वो कहता है कि जो पीनल प्रोविजंस हैं उनको स्ट्रेंथन करो। एनक्रोचमेंट्स को रोकने के लिए जो है वो एक्ट लाया गया था। इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोका जा रहा है उसके थ्रू। अब इसमें जो 100 मीटर तक का जो एरिया है हर नेशनल मॉन्यूमेंट के आसपास का, वहाँ कोई भी कंस्ट्रक्शन पब्लिक या प्राइवेट परमिटेड नहीं होता है। 200 मीटर तक का जो आसपास का एरिया है उनको नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी एक बनाई गई है, उनकी परमिशन के बाद ही वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन की जा सकती है। फिर अमेंडमेंट जो है वो ये भी कहती है कि हेरिटेज लॉ बाई लॉज जो है हर मॉन्यूमेंट के लिए क्रिएट किए जा सकते हैं एक एक्सपर्ट बॉडी द्वारा, क्योंकि हर यूनिक मॉन्यूमेंट जो है वो यूनिक है। अब अगर हम देखें जो अमेंडमेंट बिल है वो क्या कह रहा है। अमेंडमेंट बिल कह रहा है कि इन मॉन्यूमेंट्स और जो है रैशनलाइज करने के लिए आसपास के एरियाज़ को जो है हम मॉन्यूमेंट्स की जो डेफिनेशन है उसको रीडिफाइन करेंगे। अब इसमें कहा गया है कि क्योंकि जो ये 100 मीटर तक के एरिया पे कोई भी कंस्ट्रक्शन को जो है प्रोहिबिट करने की वजह से बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस होती है, रेवेन्यू लॉस होता है। इसीलिए जो है ये कहा जा रहा है कि जो स्ट्रक्चर और जो डेफिनेशन क्या है कि जो 100 साल से पुराना का जो स्ट्रक्चर है वो सब जो है मॉन्यूमेंट उसको डिक्लेयर किया जा सकता है। तो ये डेफिनेशन भी जो है ये कॉलोनियल डेफिनेशन है। इसको न्यू जो है फॉर्म हम, क्योंकि हमारे तो एंशिएंट स्ट्रक्चर्स हैं, वन स्टॉप डेफिनेशन तो नहीं हो सकती है सबके लिए। इसीलिए गवर्नमेंट चाह रही है कि इसको हम न्यू जो है डेफिनेशन इसके लिए बनाएं। अब अगर हम देखें जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जो लिस्ट ऑफ सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं उसमें कई तरह के माइनर मॉन्यूमेंट्स भी हैं, जैसे कि 75 ग्रेव्स ऑफ कॉलोनियल एरा सोल्जर्स। तो इन जो है लिस्ट को रैशनलाइज और कैटेगराइज करने की ज़रूरत है, ठीक है। 531 ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जिन पे एनक्रोचमेंट की गई है, सिर्फ उसमें से 9 ही छुड़ा पाई है ASI अभी तक। और कमेटी ने ये भी रिकमेंड किया है कि ASI जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे करे एनक्रोचमेंट्स का, ताकि पता तो लगे कि कितनी जगहों पर एनक्रोचमेंट्स हुई है। फिर ये भी कहा गया है कि आर्कोलॉजिकल सर्वे जो ऑफ इंडिया जो है उनको जो है 2 विंग्स में बांट दो। पहला तो ASI जो जिनका कोर मैंडेट होगा एक्सप्लोरेशन करना, एक्सकेवेशन करना, कंजर्वेशन करना। दूसरा विंग होगा इंडिया हेरिटेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि रेवेन्यू फ्रेमवर्क जो है ASI का वो देखेगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फ्री मूवमेंट रिजीम विद म्यांमार। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस और सोशल इश्यूज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट ने सेंटर को रिक्वेस्ट किया है कि परमानेंटली आप फ्री मूवमेंट रिजीम जो है म्यांमार के साथ वो ख़त्म करो क्योंकि वहाँ से इलीगल माइग्रेंट्स म्यांमार से आते हैं। तो इंडिया म्यांमार बॉर्डर के बारे में हम देखें तो लगभग 1600 से किलोमीटर के आसपास का ये बॉर्डर है। लगभग 1472 किलोमीटर तक की डिमार्केशन तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन 2 ऐसे एरियाज़ हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश में लोहित का एरिया और जो मणिपुर में कबाऊ वैली का एरिया जो है वो डिमार्केटेड है, डिमार्केट नहीं हुआ है, मतलब अनडिमार्केटेड है। तो सिक्योरिटी कंसर्न्स रहते हैं इन एरिया में। सेसेशनिस्ट मूवमेंट जो चलती हैं ग्रेटर नागालैंड की, वो इस एरिया में से जो का फ़ायदा उठाती हैं। जब भी एक्शन यहाँ पे लिया जाता है तो वो म्यांमार चले जाती हैं, म्यांमार में एक्शन लिया जाता है तो वो इस बॉर्डर से उस बॉर्डर का इस्तेमाल करते हुए हमारे साइड आ जाती हैं। तो इस वजह से पोरस बॉर्डर हेल्प करता है इन इंसर्जेंट ग्रुप्स को सेफ हेवन देने का के लिए। अब नारकोटिक्स की स्मगलिंग भी होती है। ट्रैफिकिंग ऑफ सिंथेटिक ड्रग्स जो हैं एक मेजर कंसर्न बन चुका है इस एरिया में, ठीक है। आपको पता है इंडिया जो है वो इस गोल्डन ट्रायंगल में आता है, जो कि थाईलैंड, लाओस और म्यांमार में है।
तो इंडिया इस गोल्डन ट्रायंगल के पास होने की वजह से जो ये ड्रग ट्रैफिकिंग है वो इसी राउट के थ्रू हो रही है। तो अगर हम देखें तो सिक्योरिटी फोर्सेस जो अलोंग म्यांमार बॉर्डर हैं वो हैं असम राइफल्स, जो कि अ, जिनको मॉडर्न वेपन्स और इक्विपमेंट देने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम्स ऑफ इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए फेंसिंग करने की भी ज़रूरत है इस एरिया की। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट ऑलरेडी चला रही है। गवर्नमेंट ने ये भी डिसाइड किया कि इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट लगाए जाएंगे मेजर एंट्री पॉइंट्स पे हमारे बॉर्डर पर। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर भी जो है कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच बॉर्डर मैनेजमेंट को गवर्नमेंट दे रही है ऑलरेडी। अब ये फ्री मूवमेंट रिजीम क्या है? ये फ्री मूवमेंट रिजीम एक पैक्ट है इंडिया और म्यांमार के बीच में कि दोनों कंट्रीज़ के 16 किलोमीटर अंदर बॉर्डर के बिना वीज़ा के आया जाया जा सकता है। ठीक है, तो ये इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक पार्ट है एक तरह से। और बाउंड्री आपको पता है इंडिया और म्यांमार के बीच में 1826 में ब्रिटिश ने डिमार्केट की थी। इससे हुआ क्या कि जो सेम एथनिसिटी और कल्चर के लोग थे वो आपस में आर्बिट्रेरली डिवाइड हो गए और उससे सिमिलर कम्युनिटीज़ जो हैं वो डिवाइड हो गई। ठीक है, तो अब ये फ्री मूवमेंट रिजीम उनको जो है एक उनको फैसिलिटेट करने के लिए एक मेथड बनाया गया है ताकि आपस में वो कांटेक्ट में रहें, लोकल ट्रेड बिजनेस चलता रहे। ठीक है, लेकिन करंट स्टेटस अगर हम देखें तो 2020 से तो इसको बंद किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि कोविड पैंडमिक चल रही थी। फिर उसके बाद म्यांमार में 2021 में मिलिट्री कू हो गया, तब भी जो है इंडिया ने सस्पेंड कर दिया था फ्री मूवमेंट रिजीम को सितंबर 2022 में। अब इश्यूज जो सीएम ऑफ मणिपुर ने रेज किए हैं वो क्या हैं? वो कह रहे हैं कि ये बार बार सस्पेंशन नहीं, परमानेंटली आप फ्रीज कर दो फ्री मूवमेंट रिजीम को, और स्टेट जो है वो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स लेकर आए ताकि हम इलीगल माइग्रेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकें। और सिक्योरिटी फोर्सेस को कहा गया है कि आप 0 पॉइंट पर ऑपरेट करो, ना कि 14 से 15 किलोमीटर इनसाइड द इंडियन टेरिटरी। ठीक है, अब इश्यूज जो हैं रिफ्यूजीज़ और इलीगल माइग्रेंट्स के बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हैं ये। तो कुकी चिन पीपल जो हैं उनको म्यांमार में प्रोसिक्यूशन हो रहा है। तो वो लार्ज नंबर ऑफ जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं वो म्यांमार के ट्राइबल्स जो हैं वो वेस्टर्न बॉर्डर से इंडिया में आ जाते हैं। मणिपुर के जो सीएम ने हैं उन्होंने ये भी कहा है कि जो चंक ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स हैं ओवर 1.5 ईयर्स ही वो सबसे ज़्यादा आए हैं। ठीक है, जिससे कि यहाँ पर सिक्योरिटी सिचुएशन एक अराइज हुई है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कॉफेपोसा एक्ट 1974। गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मद्रास हाई कोर्ट ने रिसेंटली एक डिटेंशन ऑर्डर को क्वैश कर दिया है जो कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट के अंदर एक प्रैक्टिसिंग लॉयर के ऊपर जो है वो इशू किया गया था। ठीक है, तो कॉफेपोसा एक्ट एक हमारे को कंजर्वेशन और फॉरेन एक्सचेंज और प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ के लिए जो है वो फैसिलिटेट करता है। डिटेंशन प्रिवेंटिव डिटेंशन करने के लिए अलाउ करता है। 1974 में इस एक्ट को पास किया गया था पार्लियामेंट द्वारा। इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास पावर होती है किसी को भी डिटेन करने की, अगर वो स्मगलिंग या फिर उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। जो भी ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है डिटेंशन का, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन 10 डेज फॉरवर्ड करना होता है। ग्राउंड्स फॉर डिटेंशन जो है वो डिटेन्यू को 5 दिन के अंदर बताने होते हैं कि क्यों आपको डिटेन किया जा रहा है। डिटेनिंग अथॉरिटी को कोर्ट्स को भी सेटिस्फाई करना पड़ता है कि जो है हम विद इन द लॉ ही इस पर्सन को डिटेन कर रहे हैं। हाई कोर्ट फिर जाके जब उसको डिटेन कर लिया जाता है पर्सन को, तब जाके वो एग्जामिन करते हैं कि डिटेंशन ऑर्डर्स जो हैं वो सही है या नहीं है। एडवाइजरी बोर्ड्स भी बनाए गए हैं। गवर्नमेंट को 5 हफ्ते के अंदर अंदर डेट ऑफ डिटेंशन के जो है एक रेफरेंस देनी होती है एडवाइजरी बोर्ड को। फिर एडवाइजरी बोर्ड जो है वो को 11 हफ्ते के अंदर डिटेंशन ऑर्डर के रिपोर्ट देनी होती है कि जो है ये सही था या डिटेंशन या नहीं। अगर इनसफिशेंट कॉज फॉर डिटेंशन था तो ऑफ कोर्स पर्सन को रिलीज़ कर दिया जाता है। ठीक है, तो इंडिया में ये ही नहीं बल्कि और भी कई तरह के प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज हैं, जैसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक्स ड्रग्स PIT NDPS एक्ट, फिर ब्लैक मार्केटिंग और मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आर्टिफिशियल रीफ। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट और गवर्नेंस दोनों के लिए, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जो है वो प्रमोट करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ ने 732 आर्टिफिशियल रीफ यूनिट जो है वो 10 कोस्टल स्टेट्स के लिए अप्रूव कर दिए हैं, जिससे कि
हम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में जो है फिशिंग को हम प्रमोट कर पाएंगे। तो ये आर्टिफिशियल रीफ्स होते क्या हैं? ये एक मैन मेड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि कई तरह से नेचुरल रीफ को मिमिक करते हैं। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हुए हम प्रोडक्टिविटी और एक्वाटिक रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए इनको बनाते हैं। जो इसमें मटेरियल यूज़ किया जाता है वो होता है जैसे रॉक्स, सिंटर ब्लॉक्स, इवन वुड एंड ओल्ड टायर्स, ठीक है। फिर टेक्निकल सपोर्ट भी मिलता है, हम सॉरी, इन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए टेक्निकल सपोर्ट भी दिया जा रहा है फिशरीज सर्वे ऑफ इंडिया और ICAR के CMFRI द्वारा। अब इसके जो है एडवांटेजेस क्या हैं? एक तो मरीन बायोडाइवर्सिटी को हम पुश कर पाओगे, फिश पॉपुलेशन की ग्रोथ हो पाएगी, जो प्रेशर है नेचुरल रीफ पर उसको रिड्यूस कर पाओगे। अब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है? ये एक फ्लैगशिप स्कीम है फोकस्ड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट फिशरीज सेक्टर में करने के लिए। इससे फिशरीज के एक्सपोर्ट अर्निंग्स को हम 1 लाख करोड़ तक पहुंचाना चाहते हैं 2024 और 25 के पीरियड में। नोडल मिनिस्ट्री कौन है इसकी? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं शोर टेम्पल। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हिस्टोरिक शोर टेम्पल जो है ममलापुरम में, उसने सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव कर लिया है बाय बिकमिंग इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट। ये शोर टेम्पल जो है ये ममलापुरम तमिलनाडु में लोकेटेड है, डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा और लॉर्ड विष्णु को, और ये नरसिम्हवर्मन टू के टाइम पर इसको बनाया गया था, और ये कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु पर लोकेटेड है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्ट्रक्चरल एक्सीलेंस है ये स्टोन टेम्पल्स में साउथ इंडिया में, और इसको हमने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है 1984 से। यूनेस्को का आपको पता ही है, यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, पेरिस में लोकेटेड है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं I2U2 ग्रुप। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो I2U2 ग्रुप ने एक न्यू जॉइंट स्पेस वेंचर अनाउंस किया है जिससे कि यूनिक स्पेस बेस्ड टूल पॉलिसी मेकर्स, इंस्टीट्यूशंस और एंटरप्रेन्योर्स को देने का प्रयास किया जा रहा है। तो I2U2 ग्रुप जो है वो इंडिया, इसराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यूनाइटेड स्टेट्स का एक ग्रुप है जो कि अक्टूबर 2021 में फॉर्म किया गया था ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और मैरीटाइम सिक्योरिटी जैसे जो है इश्यूज़ को इकट्ठे इस रीजन में जो है वो डील किया जा सके। इसका ओरिजिनल नाम तो ये था इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बट इसको बाद में वेस्ट एशियन क्वाड भी कहा गया। पहली वर्चुअल समिट इसकी जुलाई 2022 में हुई थी। ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि बैंकेबल हैं उनको आइडेंटिफाई करता है ये, ताकि जॉइंट इन्वेस्टमेंट्स और न्यू इनिशिएटिव्स को मोबिलाइज किया जा सके। वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ, फूड सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, हर एरिया को ये कवर कर रहा है। मॉडर्नाइज करना चाहता है इंफ्रास्ट्रक्चर को और लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवेज जो है वो एडवांस करना चाहता है और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहता है प्रोजेक्ट। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं VBHMEY H4907। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो एट द लोएस्ट पॉइंट लगभग 11,000 मीटर बिलो पैसिफिक ओशन एक न्यू वायरस जो है वो फाउंड किया गया है, डिस्कवर किया गया है अर्थ में। ये वायरस लगभग 11,000 मीटर नीचे जो है पैसिफिक ओशन के नीचे है ये, और इसको हम बैक्टीरियोफेज कह रहे हैं, मतलब कि ये बैक्टीरिया को खाता है, बैक्टीरिया ईटर है। तो ये जनरली डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में जो है ये पाया जाता है बैक्टीरिया हेलोमनास, इसको ये खाता है ये वायरस। और ये वायरस जो है बहुत ही जेनेटिकली सिमिलर होता है अपने होस्ट के, ठीक है। और ये जेनेटिक मटेरियल अपना बैक्टीरिया में जो है वो इंसर्ट करता है, और यूजुअली उसको मारता तो नहीं है, बट उसको जो है वायरस और जो बैक्टीरिया वो एक दूसरे को रेप्लिकेट करना शुरू कर देते हैं। तो बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? बैक्टीरियोफेज बेसिकली वो वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरियल सेल्स को इन्फेक्ट या रेप्लिकेट करते हैं। तो ये जो है सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को भी इन्फेक्ट करता है। यूबिक्विटस है ये इन्वायरमेंट में, मतलब जो मोस्ट अबंडेंट बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं अर्थ में उनको वो होते हैं ये बैक्टीरियोफेजेस, और ये कई तरह के साइज में, मॉर्फोलॉजी में और जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन में पाए जाते हैं, ठीक है। तो कई तरह के ऐसे जो है ऑर्गेनिजम्स हैं जो बैक्टीरिया को खा जाते हैं या फिर उसको रेप्लिकेट करते हैं। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture. This topic is important for your polity section and art and culture section also. So recently the Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture has said that centrally protected monuments should be categorized on the basis of their national significance. Okay, so these views are also in alignment with government
which plans to introduce this Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Amendment Bill soon. What is this MSR Act then? So this MSR Act of 1958 provides for preservation, regulation, and protection of ancient and historical monuments and archaeological sites and remains of national importance. So about 3,700 centrally protected monuments or sites are located in India, and they are guarded by the Archaeological Survey of India. So what is MSR Act? MSR Act aims to strengthen the penal provisions to prevent encroachments and illegal construction close to the monuments. So basically, this amendment in 2010 provided for the creation of a prohibited area 100 meter around every national monument, regulated area 200 meters beyond the prohibited area. So in prohibited area, there is no construction allowed, whether public or private. In regulated area, you have to take permission of the newly constituted body called the National Monuments Authority. This amendment also suggested that there should be heritage bylaws for each monument, because each monument is unique. Okay. So what is this new MSR amendment bill then? So this bill seeks to redefine monuments and rationalize the use of areas around protected monuments. So there is a feeling that this act in its present form restricts a lot of area which could be put to good use. For example, we have this provision of prohibiting residents from constructing their houses within 100 meters of small and insignificant structures, which causes a lot of inconvenience and revenue loss to them. So that's why this bill, by bringing this bill, government aims to effect a change in the current benchmark of a structure having to be at least 100 years old as a monument. So we have to uh, give it a relook, because it is not in line with our it is in line with our colonial past. So that's why we want to bring it in alignment with our ancient heritage rather. Okay. So what are the highlights of this committee's report? So this committee says that the list of centrally protected monuments also include many minor monuments, including 75 graves of colonial era soldiers or officials who have which have no notable importance. So this panel has recommended that we have to rationalize and categorize this list. Till date, 531 monuments have been encroached, and only 9 of these monuments were cleared of encroachment. So this committee has also recommended that ASI should conduct a comprehensive survey of encroachments, and which will help ASI to document the nature, extent and impact of these encroachments. So this committee has also said that Archaeological Survey of India should be uh, uh, divided into two wings. First, of course, is the Archaeological Survey of India, which would be focusing on its core mandate of exploration, excavation, and conservation. The second one would be India Heritage Development Corporation, which will deal with ASI's entire revenue. Okay. So the next topic is free movement regime with Myanmar. This topic is important for your international relations. So Manipur state government has requested the center to permanently wind up the free movement regime along the India Myanmar border. So Manipur CM has said that FMR has been the biggest impediment in Manipur's efforts to curb the influx of illegal migrants from Myanmar. So this India Myanmar border runs for 1643 kilometer, and out of that only 1472 kilometer has been completed, but the rest of the border remains undemarcated, especially in Lohit subsector of Arunachal Pradesh and Kabao Valley of Manipur. So there are security concerns also along this border. There is secessionist movements ongoing near this Greater Nagaland area. So Myanmar also has ties with some insurgent groups. So this porous border also allows for providing safe haven to the insurgents. India is also located near the golden triangle of drug production in the east. So that's why trafficking of synthetic drugs to and fro from Myanmar is also a concern. So that's why, of course, we have to focus on border management. Assam Rifles has been deployed in the northeast, which needs to be provided with modern weapons and equipment. Border fencing should be done to check problem of infiltration. Comprehensive border infrastructure project should be undertaken to improve border infrastructure on the border. So government of India has also decided to set up these integrated checkposts at major entry points on our land borders. There is also a focus through the border area development program.
Okay, so what is this free movement regime? So free movement regime is basically a pact between India and Myanmar, which allows tribes living along the border on either side to travel up to 16 kilometer inside the other country without a visa. So FMR is basically a part of India's Act East policy. What is the rationale behind this FMR? So you know that boundary between India and Myanmar was demarcated by British in 1826, but it divided the people of same ethnicity and culture into two nations. So that's why there was a need to enable ethnically similar communities living across the borders to move freely without the need of visa. For that, FMR was introduced to support and to provide impetus to local trade and business. But since 2020, this agreement has been defunct, because of COVID pandemic, then because after that Myanmar suffered from a military coup. So India suspended this FMR in September 2022. So what are the issues which have been raised by CM of Manipur? So he said that we should permanently freeze the free movement regime with Myanmar, and the state of Manipur is starting the National Register of Citizens also. So the CM has also said that security forces should be deployed at point zero instead of guarding the border at 14 to 15 kilometer inside Indian territory. So there is also issues of refugees and illegal migrants. Since the Myanmar military coup had happened in 2021, the campaign of persecution against Kuki Chin people have started. This has pushed large number of Myanmar's tribals across the country's western border into India. Manipur has received a large chunk of illegal migrants over the past 1.5 years. So the next topic is Coffee-Posa Act of 1974. This topic is important for your governance section. So Madras High Court has recently quashed a detention order under the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act against a practicing lawyer, ordering his release. So this act was passed in 1974, which provides for preventive detention in cases of foreign exchange and smuggling. Okay, so this act provides power to central government or state government to carry any order for detention of a person who is involved, including a foreigner, of course. Okay, in case of any smuggling, abetting smuggling, transporting, concealing, storing, etc. So any order by the state government has to be forwarded by to the central government within 10 days. So grounds for detention have to be communicated within 5 days to detainee. So the detaining authority requires to satisfy the courts and also the detainee that he has acted in accordance with the laws. High courts can also examine detention orders prior to execution. The order can be executed anywhere in India, similar to arrest warrants under the CRPC. Government should, within 5 weeks of detention, make a reference to the advisory board. That's advisory board has to report within 11 weeks, and uh, of course, if satisfied, this detention period can be extended to 1 year. If in the advisory board's opinion there is insufficient cause for detention, then the person is released. So there are also other preventive detention laws in India, like the NSA, UAP, etc. So the next topic is artificial reef. This topic is important for your environment and economy section. To promote sustainable practices, the Department of Fisheries has sanctioned 732 artificial reef units for 10 coastal states as a sub-activity under the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. So these artificial reefs are man-made structures which may mimic some of the characteristics of natural reef. These are engineering technology interventions which are meant to increase productivity and manage aquatic resources, including habitat enhancement. So materials which are used to construct artificial reefs include rocks, cinder blocks, and even wood and old tires. So these projects are being implemented with the technical support of Fisheries Survey of India and ICAR, Central Marine Fisheries Research Institute. What are the advantages of AR? So it boosts marine biodiversity, it encourages fish population growth, and it reduces pressure on natural reefs. What is Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana? So it's a flagship scheme for focused and sustainable development of the fisheries sector. It aims to increase fisheries exports earnings to 1 lakh crore by 2024 and 2025 period. So of course the nodal ministry is Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying.
So the next topic is Shore Temple. This topic is important for your art and culture section. So the historic Shore Temple in Mamallapuram has achieved a significant milestone by becoming India's first green energy archaeological site. This Shore Temple is located in Mamallapuram in Tamil Nadu. It is dedicated to Lord Shiva and Lord Vishnu. It was built during the reign of Narasimhavarman II, and it is located on the Coromandel coast of Tamil Nadu. It is one of the oldest structural excellence rock cut stone temple in South India. It has also been designated as a UNESCO World Heritage Site in 1984. Okay, we all know what is UNESCO. It is a specialized agency of United Nations and it is located in Paris. So the next topic is I2U2 Group. This topic is important for international relations. So I2U2 Group has recently announced a new joint space venture which aims to create a unique space-based tool for policymakers, institutions, and entrepreneurs. So I2U2 Group it consists of India, Israel, UAE, and US. So this group was initially formed in October 2021 to deal with issues concerning infrastructure, transport, and maritime security in this region. It was originally named as International Forum for Economic Cooperation. It was also known as West Asian Quad at that time. So the first virtual summit of this group was held in July 2022. This unique grouping of countries identifies bankable projects and initiatives, and it has particular focus on joint investments and new initiatives. It aims to mobilize private sector capital and expertise to achieve a variety of goals, including modernizing infrastructure, advancing low carbon development pathways, and improving public health. Okay. So the next topic is VBHMEY H4907. This topic is important for your environment and science and tech section. So at the lowest point, about 11,000 meters below the surface of Pacific Ocean, a new virus named VBHMEY H4907 has been discovered on Earth. So this is a virus which has been understood as a bacteriophage, which means it's a bacteria eater. It infects halophilic bacteria from the genus Halumnas. So this type of bacteria is generally found in deep sea hydrothermal vents. This virus actually is very genetically similar to its host, and it is also a lysogenic phage. Means it inserts its genetic material into the bacteria, but it usually doesn't kill it. Okay, so what are these bacteriophages? So bacteriophages are those viruses which can infect and replicate in bacterial cells. So they also infect the single-celled prokaryotic organisms known as archaea. So these bacterias or bacteriophages, they are ubiquitous in the environment, meaning they are recognized as the most abundant biological agent on Earth. They are extremely diverse in size, morphology, and genomic organization. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.